हेलो एवरीवन। कैसे आप लोग और कैसे चल रही है आपकी पढ़ाई? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे होंगे। देखिए, भारत के भूगोल में हम उत्तर भारत के विशाल मैदान को पढ़ रहे थे। और उत्तर भारत के विशाल मैदान का जो ऊर्ध्वाधर विभाजन है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। क्षैतिज विभाजन में हमने सिंधु का जो मैदान है वो भी पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं गंगा का मैदान। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहने वाली है वो है गंगा का मैदान। देखिए, भारत के भूगोल में हम भारत का प्राकृतिक भूगोल पढ़ रहे थे, भारत की फिजियोग्राफी पढ़ रहे थे। और इसमें पूरे भारत को 5 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया था। उसमें उत्तर भारत के जो पर्वत हैं वो हम पढ़ चुके हैं। मैदान हम पढ़ रहे हैं, उत्तर भारत का विशाल मैदान हम पढ़ रहे हैं। ठीक है। उसमें भी अनुदैर्ध्य विभाजन हमने कंप्लीट कर लिया है। अनुप्रस्थ विभाजन में हमने सिंधु का मैदान पढ़ लिया है। तो गंगा का मैदान आज हम पढ़ने वाले हैं। तो आज की जो हमारी हेडिंग रहेगी वो है गंगा का मैदान। तो ये आपको हेडिंग लगा लेनी है, गंगा का मैदान। अब गंगा और यमुना नदी द्वारा जो निर्मित मैदान है उसको गंगा का मैदान ही बोला जाता है कंबाइंड रूप से। ठीक है, इसकी लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाला जो मैदान है इस प्रकार से, ये पूरा गंगा का मैदान है। किसका मैदान है? गंगा नदी का मैदान है। ठीक है। और इधर हमने जो पढ़ा था, यहाँ पर ये भारत में ये वाला जो मैदान है ये सिंधु का मैदान है। इसको हमने दो भागों में बांट करके पढ़ा था। नीचे वाला जो पिंक कलर का जो आपको दिख रहा है वो राजस्थान का मैदान है। ऊपर ये जो थोड़ा ब्लू कलर का दिख रहा है, लाइट ब्लू, ये पंजाब का मैदान है। तो राजस्थान और पंजाब के मैदान के बारे में हम पूरा समझ चुके हैं। अब गंगा के मैदान के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो गंगा के मैदान की लोकेशन आपने देख ली। ये कहाँ पर है? यूपी, बिहार। ठीक है, इस वाले हिस्से में गंगा नदी और यमुना नदी द्वारा ये निर्मित है। तो उच्चावच के आधार पर इसको 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। उच्चावच के आधार पर गंगा के मैदान का विभाजन कितने भागों में किया गया है? 3 भागों में। एक है ऊपरी गंगा का मैदान, जिसको आप देखेंगे मैप में। तो यहाँ पर है अपर गंगा प्लेन, ये जो दिख रहा है आपको, ये पूरा है अपर गंगा प्लेन, ऊपरी गंगा का मैदान है। ठीक है। फिर है मध्य गंगा का मैदान, जो बीच में है, ये वाला जो हिस्सा, ये है मध्य गंगा का मैदान। और ये है अपर गंगा का मैदान, ऊपरी गंगा का मैदान। ठीक। फिर तीसरा है निचली गंगा का मैदान। तो यहाँ पर आप देखेंगे बांग्लादेश वाले क्षेत्र में, ये है निचली गंगा का मैदान। तो गंगा के मैदान को उच्चावचों के आधार पर कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचला गंगा का मैदान। ठीक है। अब ये जो मैदान है, इनके भी आगे सब डिवीजन किए गए हैं, उप विभाजन इनका किया गया है क्षेत्र के आधार पर। जैसे रोहिलखंड का मैदान। तो यहाँ पर रोहिलखंड वाले क्षेत्र में रोहिलखंड का मैदान है। फिर गंगा यमुना दोआब है बीच वाले क्षेत्र में। फिर चंबल वाले क्षेत्र में यहाँ पर चंबल के बीहड़ हैं। तो इस प्रकार से इनका भी उप विभाजन किया गया है। तो ऊपरी गंगा के मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, रोहिलखंड का मैदान, गंगा यमुना दोआब और चंबल के बीहड़ है। इनकी लोकेशन कहाँ पर है, इनकी विशेषताएं क्या है, क्या हमको पढ़ना है एग्जाम की दृष्टि से, वो सारी चीज़ें हमारे आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। मध्य गंगा के मैदान में हम अवध का मैदान पढ़ेंगे, मिथिला का मैदान पढ़ेंगे, मगध का मैदान पढ़ेंगे। ठीक है। इन सभी को डिटेल से पढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि नाम लिख लिया और छोड़ दिया, पूरा डिटेल से हम कवर करेंगे। जो भी विशेषताएं समझने लायक है एग्जाम की दृष्टि से, उन सभी को हम समझेंगे। फिर निचला गंगा के मैदान में हम सुंदरवन का डेल्टा पढ़ेंगे पूरा विस्तार से। राढ़ मैदान भी पढ़ेंगे, राढ़ का मैदान, जो कि मुख्यतः पश्चिम बंगाल और झारखंड में पाया जाता है, झारखंड के कुछ जिलों में विस्तृत है। तो उस मैदान को भी हम पूरा विस्तार से देखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ऊपरी गंगा का मैदान। गंगा के मैदान में भी सबसे पहले ऊपरी गंगा का मैदान, लोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये वाली है मैप में, ये जो पूरा क्षेत्र है ये ऊपरी गंगा का मैदान है। कौन सा मैदान है? ऊपरी गंगा का मैदान। यमुना से घाघरा नदी के बीच में ये विस्तृत है। ठीक है। जैसे आप देखेंगे गंगा नदी इस प्रकार से प्रवाहित होती है, उसमें एक नदी आकर के मिलती है प्रयागराज में, वो है यमुना नदी। फिर इधर से एक नदी आकर के मिलती है, वो है घाघरा नदी। तो यमुना और घाघरा नदी के बीच का ये जो क्षेत्र है ये पूरा ऊपरी गंगा का मैदान कहलाता है। तो ऊपरी गंगा के मैदान का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? यमुना नदी से लेकर के घाघरा नदी के बीच में। ठीक है। पूर्व से पश्चिम की ओर
वर्षा कम होती जाती है। जैसे आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो वर्षा कम होती जाएगी इस मैदान में। इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये हमारा पूरा इंडिया का मैप है, ठीक। दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी जो पवनें आती है वो इस प्रकार से प्रवाहित होकर के आती हैं। फिर यहाँ पर केरल के तट से टकरा करके वो दो भागों में विभाजित हो जाती है। एक जो शाखा है वो बंगाल की खाड़ी से होते हुए पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करती है। एक जो शाखा है वो अरब सागर से इस प्रकार से ऊपर से प्रवाहित होती है। फिर वो गुजरात के रास्ते, ठीक है, राजस्थान से होती हुई ऊपर की तरफ निकल जाती है, ठीक है। और ये जो अरब सागर वाली जो शाखा है ये महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में भी, यहाँ पर कर्नाटक, महाराष्ट्र, इनमें भी ये वर्षा करवाती है। बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है वो ज़्यादा वर्षा करवाती है, क्योंकि एक तो इसको मार्ग लंबा मिल जाता है तो इसमें नमी ज़्यादा होती है। दूसरी चीज़ कि यहाँ पर ऊपर हिमालय है, तो हिमालय से टकरा करके फिर ये दो भागों में आगे जा करके फिर से दो भागों में विभाजित हो जाती है। बांग्लादेश से ऊपर निकल जाएगी सीधी। बांग्लादेश में वर्षा नहीं करवाती है। क्यों नहीं करवाती है? वो हमें जब भारत की जलवायु पढ़ेंगे वहाँ पर वर्षा भी पूरी पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनें हैं वो बांग्लादेश में वर्षा क्यों नहीं करवाती हैं। तो हिमालय से टकरा कर एक शाखा पूर्वोत्तर की तरफ चली जाती है, एक शाखा पश्चिम की तरफ यहाँ पर यूपी बिहार वाले जो क्षेत्र है उसकी तरफ आ जाती है। तो ये जो अ, बंगाल की खाड़ी वाली जो शाखा है जो मुख्य भारत की तरफ आ रही है, ठीक है, ये इस प्रकार से पूर्व से पश्चिम की तरफ प्रवाहित होती है। तो जैसे जैसे ये पश्चिम की साइड में जाएगी वैसे वैसे इसमें नमी की मात्रा कम होती जाएगी। तो यही चीज यहाँ पर लिखी है, पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा कम होती जाती है। तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा पूर्व से पश्चिम की ओर आते आते उनके द्वारा वर्षा कम होने लगती है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। ऊपरी गंगा के मैदान में आप पूर्व से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो दक्षिणी पश्चिमी मानसूनी पवनों द्वारा वर्षा यहाँ पर कम होती जाती है, ठीक। ये उपजाऊ मिट्टी है, क्योंकि ये नदियों द्वारा निर्मित मैदान है तो मिट्टी उपजाऊ होगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। फसल, तो यहाँ पर देखिए चावल का उत्पादन किया जाता है, गेहूं, गन्ना, ज्वार, बाजरा, मक्का, इन सब का यहाँ पर उत्पादन किया जाता है ऊपरी गंगा के मैदान में। ऊपरी गंगा के मैदान को 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। वो थोड़ी देर पहले हमने देखा था, फिर से हम यहाँ पर देख लेते हैं। ऊपरी गंगा के मैदान को रोहिलखंड का मैदान में विभाजित किया गया है, गंगा यमुना दोआब में विभाजित किया गया है, चंबल के बीहड़ में विभाजित किया गया है। तो रोहिलखंड के मैदान की विशेषता हम देखेंगे, गंगा यमुना दोआब की विशेषता देखेंगे, चंबल के बीहड़ की विशेषता देखेंगे। तो ये सारे जो उप भूखंड हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है, वो है हमारा रोहिलखंड का मैदान। तो पहला हम इसमें क्या पढ़ेंगे, रोहिलखंड का मैदान। अच्छा पहले तो ये बताओ ऊपरी गंगा मैदान के बारे में आपको कुछ बेसिक चीजें समझ में आई कि ये है कहाँ पर, ठीक है। तो हमने यहाँ पर मैप में लोकेशन देख ली कि यूपी वाला जो पश्चिम वाला जो भाग है यूपी का उसमें ये विस्तृत है। यमुना से घाघरा नदी के बीच में है। यहाँ पर वर्षा पूर्व से पश्चिम की तरफ जाते जाते कम होती जाती है, उपजाऊ मिट्टी है, यहाँ पर कई सारी फसलों का उत्पादन होता है। तो ये बेसिक चीजें थी वो हमने देख ली। अब उप विभाजन में चलते हैं और पहला है हमारा रोहिलखंड का मैदान। रोहिलखंड का मैदान आप देखेंगे उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश का ये जो पश्चिम में का उत्तर वाला जो भाग है, उत्तर पश्चिमी जो भाग है, यहाँ का जो मैदान है ये रोहिलखंड का मैदान कहलाता है, ठीक है। ये पूरा क्या है, यूपी का मैप है। इस प्रकार से पूरा यूपी का मैप है, ठीक है। तो इसमें रोहिलखंड का मैदान यहाँ पर है, लोकेशन आप देख सकते हैं। रामगंगा नदी द्वारा ये अपवहित उर्वरक मैदान है। तो रोहिलखंड के मैदान का निर्माण किस किस नदी से होता है, रामगंगा नदी से। रामगंगा नदी गंगा की एक सहायक नदी है, गंगा की ये सहायक नदी है। अच्छा देखिए ये मान लेते हैं गंगा नदी है और यहाँ पर ये यमुना नदी प्रवाहित होती है। गंगा नदी इस प्रकार से बहती है, ठीक है। तो गंगा नदी के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में कुछ सहायक नदी आकर के मिलती है। लेफ्ट साइड इसका ऊपर की तरफ है, राइट साइड इसका नीचे की तरफ है। जैसे इस प्रकार से आदमी चलता है तो आदमी का लेफ्ट साइड गंगा नदी का लेफ्ट साइड होगा और आदमी का राइट साइड गंगा नदी का राइट साइड होगा। तो राइट साइड से एक बड़ी नदी आकर के मिलती है, यमुना।
लेफ्ट साइड की बात करें तो लेफ्ट साइड में जो पहली नदी आकर के मिलती है वो है रामगंगा नदी। तो गंगा नदी की पहली सहायक जो नदी है लेफ्ट साइड की, वो है रामगंगा नदी। ठीक है। तो रामगंगा नदी द्वारा निर्मित जो उर्वरक मैदान है वही क्या है, रोहिलखंड का मैदान कहलाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर एग्जाम में पूछ लिया जाए कि रोहिलखंड के मैदान का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी द्वारा हुआ है, तो गंगा नदी। अगर गंगा नदी में भी थोड़ा सा डीप से डीप करके पूछे तो वहां पर सहायक नदियों के नाम दे दे, तो आपको रामगंगा नदी पर टिक करना है। ठीक है। तो रामगंगा नदी किसकी सहायक नदी है, गंगा नदी की सहायक नदी है। रोहिला मुसलमान जनजाति यहाँ पर निवास करती है। इस कारण इस पूरे जो भूखंड है, इस पूरे खंड का नाम ही रोहिलखंड रख दिया है। ठीक है। पूरे ब्लॉक का नाम ही यहाँ पर रोहिलखंड रखा गया है, और इसीलिए इस मैदान को रोहिलखंड का मैदान बोलते हैं। तो रोहिला मुसलमान जनजाति के कारण इसका नाम रोहिलखंड पड़ा है। मुरादाबाद, रामपुर, कन्नौज जैसे नगर यहाँ पर अवस्थित हैं। रोहिलखंड के मैदान में मुरादाबाद है, रामपुर है, कन्नौज है। ठीक है। तो कन्नौज एक इंपॉर्टेंट सिटी है। तो ये कहाँ पर अवस्थित है, रोहिलखंड के मैदान में। कहीं कहीं पर आपको देखेंगे तो पवनों द्वारा निर्मित कुछ टीले भी आपको दिखाई देंगे यहाँ पर। गंगा नदी के मैदान में पवन द्वारा निर्मित कुछ छोटे छोटे टीले आपको दिखाई देंगे, जिनको यहाँ पर भुर कहा जाता है। तो भुर क्या है, टीले हैं। किसके द्वारा निर्मित हुए हैं, पवन द्वारा निर्मित हुए हैं, ना कि नदी द्वारा। तो पवन द्वारा निर्मित छोटे छोटे टीलों को क्या कहा जाता है, भुर कहा जाता है। ये कहाँ पर पाए जाते हैं, गंगा नदी के मैदान में पाए जाते हैं। उसमें भी रोहिलखंड के मैदान में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। जैसे राजस्थान के मैदान में पवन द्वारा निर्मित जो टीले होते थे, ठीक है, उनको बरखान कहा जाता था। वहाँ पर अलग अलग प्रकार के जो थे उनको अलग अलग नाम दिया था। तो आकृति के आधार पर उनको अलग अलग नाम से जाना गया था, जैसे धरियन है। ठीक है। तो वैसे ही रोहिलखंड के मैदान में जो पवन द्वारा निर्मित टीले होते हैं उनको भुर कहा जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। उपजाऊ मैदान है पूरा। यहाँ पर चावल, गेहूं, गन्ना, साग सब्जियों का उत्पादन यहाँ पर किया जाता है। तो रोहिलखंड का मैदान आपको समझ में आया या नहीं आया, पहले तो आपको ये बताओ। रोहिलखंड का मैदान है कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के कौन से हिस्से में, उत्तर पश्चिमी हिस्से में है। ठीक है। रामगंगा नदी द्वारा निर्मित है। यहाँ पर रोहिल मुसलमान जनजाति पाई जाती है, जिसके कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम रोहिलखंड रखा गया है, और इस पूरे मैदान का नाम रोहिलखंड का मैदान रखा गया है। ठीक है। यहाँ पर मुरादाबाद, रामपुर, कन्नौज जैसे महत्वपूर्ण शहर भी अवस्थित हैं। और पवन द्वारा निर्मित यहाँ पर टीलों को भुर कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको रोहिलखंड के मैदान के बारे में याद रखनी है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा हमारा जो उप विभाजन है वो है यमुना गंगा दोआब, या गंगा यमुना दोआब। कुछ भी बोलो आपको, लेकिन याद होना चाहिए। तो गंगा यमुना दोआब है कहाँ पर, तो ये है गंगा नदी। आप मैप में देखेंगे तो ये है हमारी गंगा नदी। ठीक है। और यहाँ से राइट साइड से आकर के मिलती है यमुना नदी। गंगा और यमुना के बीच का जो क्षेत्र है ये गंगा यमुना दोआब कहलाता है। और इसके ऊपर यहाँ पर रामगंगा नदी आकर के मिलती है। ठीक है। रामगंगा नदी यहाँ पर आकर के मिलती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है ये रोहिलखंड का मैदान कहलाता है। तो गंगा नदी के ऊपर रोहिलखंड का मैदान है, गंगा और यमुना के बीच में गंगा यमुना दोआब है। ठीक है। और नीचे की तरफ आप यहाँ पर देखेंगे तो चंबल के बीहड़ है। तो अब समझ में आ गया लोकेशन सारी। तो गंगा यमुना दोआब के बारे में हम पढ़ लेते हैं। गंगा और यमुना नदी के बीच का जो मैदान है वो गंगा यमुना दोआब कहलाता है। मुख्यतः बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सहारनपुर से लेकर के प्रयागराज तक ये विस्तृत है। ठीक है। तो सहारनपुर उत्तर प्रदेश में ऊपर की तरफ है, और प्रयागराज यहाँ पर है जहाँ पर गंगा और यमुना दोनों आपस में मिलती है। ये वाला जो पूरा क्षेत्र है ये पूरा गंगा यमुना दोआब कहलाता है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है, क्योंकि गंगा और यमुना नदी द्वारा निर्मित है। तो नदी द्वारा निर्मित जो मैदान होते हैं वो उपजाऊ होते ही हैं। तो अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर गेहूं, गन्ना और जो फलों के उद्यान यहाँ पर लगाए गए हैं, उनकी कृषि यहाँ पर की जाती है। मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर इत्यादि नगर इस दोआब में या इस मैदान में अवस्थित है। तो गंगा यमुना का जो मैदान है या गंगा यमुना के दोआब में मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर ये सारे नगर यहीं पर अवस्थित है। ठीक है।
तो गंगा यमुना दोआब समझ में आ गया होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। तीसरा हमारा जो उप विभाजन है वो है चंबल के बीहड़। ठीक है। ऊपरी गंगा मैदान का जो तीसरा उप विभाजन हमने किया था, वो था चंबल के बीहड़। तो चंबल के बीहड़ हम देख लेते हैं कहाँ पर है। ये हमारी गंगा नदी है, ये यमुना नदी है। तो यमुना के नीचे आप दक्षिण की तरफ देखेंगे तो यहाँ पर है चंबल के बीहड़। ठीक है, जो कि चंबल नदी के आसपास अवस्थित है। तो इस प्रकार से यहाँ पर चंबल नदी प्रवाहित होती है। तो ये जो पूरा क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र चंबल का बीहड़ कहलाता है। अब विशेषता थोड़ी देख लेते हैं। अच्छा, बीहड़ क्या होते हैं? बीहड़ इस प्रकार की भूमि होती है, कटी फटी भूमि होती है। ठीक है। मानव सभ्यता विकास के आरंभिक दौर में यह क्षेत्र अत्यधिक वन से आच्छादित था। यहाँ पर प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा वन हुआ करते थे, क्योंकि नदियों द्वारा यहाँ पर पर्याप्त पानी पाया जाता था। ठीक है। तो पर्याप्त पानी की आपूर्ति यहाँ पर होती थी नदियों द्वारा, तो वनस्पति विकसित हुई, तो बहुत ज़्यादा सघन वनस्पति यहाँ पर पाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे वनों का यहाँ पर निर्वनीकरण किया गया, वनों की कटाई की गई, तो धीरे धीरे पूरे वन यहाँ से खाली होते गए। और बाहरी बारिश के कारण, तेज बारिश के कारण, अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ की मिट्टी लगातार धीरे धीरे कटने लगी। ठीक है। तो भारी बारिश के दौरान मिट्टी में कटाव होने लगा, और ये जो कटाव है वो अवनालिका अपरदन के नाम से जाना जाता है। तो मिट्टी के कटाव के कारण इस क्षेत्र में गहरी खाइयां निर्मित हो गई हैं। तो बरसात के पानी के कारण पानी मिट्टी को काट काट करके यहाँ पर गहरी खाइयां निर्मित कर देता है। तो इस कारण से ये बीहड़ क्षेत्र कहलाता है। विस्तार आप देखेंगे तो चंबल नदी के आसपास है राजस्थान, मध्य प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ये विस्तृत है। तो चंबल नदी के आपको यह याद रखना है कि चंबल के बीहड़ है, नाम से ही याद होगा। चंबल के बीहड़ चंबल नदी के आसपास पाया जाता है। चंबल नदी के आसपास जो कटाफटा क्षेत्र है, जो कटाफटा स्थल है, वो चंबल के बीहड़ कहलाता है। कटाफटा क्यों है? क्योंकि पहले वनस्पति थी, फिर वनस्पति को काट दिया गया, तो वर्षा ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में कटाव किया है, बहुत ज़्यादा बड़ी मात्रा में अपरदन किया है, तो पूरा क्षेत्र कट फट गया है। तो अब ये वर्तमान में सिंचाई के लायक, सॉरी, कृषि के लायक नहीं है। तो भारत का सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र है चंबल का। जो बीहड़ है वो भारत का सबसे बड़ा बीहड़ क्षेत्र है। बागियों और डकैतों के लिए कुख्यात है। तो यहाँ पर जो अपराधी अपराध करके आते हैं, डकैती, ठीक है, तो ये आकर के यहाँ पर छुप जाते हैं, क्योंकि गहरी जो खाइयाँ हैं और जाने के लिए रास्ता नहीं है, तो उनको ढूंढ पाना यहाँ पर थोड़ा सा मुश्किल कार्य होता है। तो बागियों और डकैतों के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध होता है। आपने नाम भी सुना होगा कि चंबल के डाकू। ठीक है, तो वो चंबल के डाकू यहीं पर रहा करते थे। यहीं पर उन्होंने अपना रैन बसेरा बसा रखा था। तो बागियों और डकैतों के लिए बहुत ज़्यादा कुख्यात है। उनके छुपने के लिए प्रॉपर, मतलब उनके लिए ये अच्छी जगह है छुपने के लिए। तो चंबल के बीहड़ कहाँ पर पाए जाते हैं? चंबल नदी के आसपास। राज्य अगर पूछ ले कि चंबल के बीहड़ कौन कौन से राज्य में विस्तृत है, तो राजस्थान में भी है, उत्तर प्रदेश में भी है, और मध्य प्रदेश में भी है। क्योंकि जो चंबल नदी है वो मध्य प्रदेश से निकल करके राजस्थान में जाती है, फिर राजस्थान से वो यूपी में जाती है, फिर यमुना नदी में वो विलीन हो जाती है। ठीक है। तो तीनों राज्यों में चंबल के बीहड़ पाए जाते हैं। ये पूरी लोकेशन आपको ध्यान में रखनी है। ये पूरा जो क्षेत्र है ये चंबल का बीहड़ है। तो रोहिलखंड का मैदान आपको समझ में आ गया होगा। यमुना गंगा दोआब के बारे में हमने पढ़ा, उसकी लोकेशन आपको समझ में आ गई होगी, विशेषता हमने देख ली है। चंबल के बीहड़ आपको समझ में आ गए होंगे। हालांकि चंबल के बीहड़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर किसी प्रकार की कृषि कार्य नहीं है, ये उपजाऊ क्षेत्र नहीं है, तो यहाँ पर कोई बड़े नगर या शहर का विकास भी यहाँ पर नहीं हुआ है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है ऊपरी गंगा मैदान के बारे में। अब बात करते हैं मध्य गंगा मैदान। तो दूसरा विभाजन है हमारा, गंगा नदी का दूसरा विभाजन है मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा या बीच की जो गंगा है, ये जो मैदान निर्मित करती है उसको हम बोलते हैं मध्य गंगा का मैदान। ये घाघरा नदी से लेकर के महानंदा नदी तक विस्तृत है। तो घाघरा नदी, यमुना से घाघरा तक ऊपरी गंगा का मैदान,
घाघरा नदी से लेकर के महानंदा नदी तक मध्य गंगा का मैदान। तो ये नदियाँ इंपॉर्टेंट हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, ये कई बार एग्जाम में पूछ लेता है। ठीक है, तो यहाँ पर है हमारी घाघरा नदी, जो कि गंगा नदी की एक सहायक नदी है। और फिर आगे जाएंगे, यहाँ पर है महानंदा नदी। ठीक है, तो इसके बीच का जो क्षेत्र है ये है मध्य गंगा का मैदान। तो नदियां या आपको याद रखनी है कौन कौन सी नदियों के बीच में कौन सा क्षेत्र पाया जाता है। जैसे हमने हिमालय के बारे में देखा था, कश्मीर हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय की हमने बात की थी। तो वहां पर नदियां इंपॉर्टेंट थी कि कौन सी नदियों के बीच में कौन सा हिमालय है। और यहाँ पर गंगा नदी का जो मैदान है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि कौन सी नदियों के बीच में गंगा नदी का कौन सा क्षेत्र है। तो मध्य गंगा का मैदान घाघरा से महानंदा के बीच में अवस्थित है। विस्तार आप देखेंगे तो उत्तर प्रदेश और बिहार में इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, राज्यों में उत्तर प्रदेश और बिहार में फैला हुआ है, अपेक्षाकृत विस्तृत क्षेत्र है। तो गंगा नदी के तीनों मैदानों की अगर तुलना करेंगे तो तीनों में बहुत ज़्यादा बड़ा क्षेत्र है। मध्य गंगा का मैदान बड़ा क्षेत्र है, लगभग 1.5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। इसको भी आगे जाकर के 3 उपभागों में विभाजित किया गया है। मध्य गंगा के मैदान को भी 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, अवध का मैदान, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान। तो आगे हम अवध के मैदान के बारे में डिटेल से समझेंगे। बाकी अभी तक 21 मिनट पूरे हो चुके हैं। ठीक है, तो मिथिला का मैदान और मगध का मैदान हम नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लेंगे, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमको निचली गंगा का मैदान भी पढ़ना है और निचली गंगा का मैदान बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। तो उसके साथ में हम मिथिला का मैदान और मगध का मैदान को भी हम डिटेल से वहाँ पर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए मगध का मैदान देख लेते हैं, फिर आज के लेक्चर को यहीं पर समाप्त करते हैं। पहला उप विभाजन है अवध का मैदान। तो अवध का मैदान आपको पता होना चाहिए, अवध क्षेत्र में। अवध क्षेत्र कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश का जो बीच वाला क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश का पश्चिम वाला क्षेत्र रोहिलखंड मैदान था। अच्छा, यहाँ पर देख ही लेते हैं ना, ये मैप है हमारा उत्तर प्रदेश का। ठीक है, उत्तर प्रदेश के पश्चिम वाले हिस्से में यहाँ पर था रोहिलखंड का मैदान, और यहाँ पर बीच वाला जो क्षेत्र है ये है अवध का मैदान। तो पहले जो आप देखेंगे रामायण काल में अवध का एक इम्पोर्टेंट रोल रहा है। ठीक है, तो जो अवध जो कोसल महाजनपद था, तो कोसल महाजनपद की राजधानी हुआ करती थी अवध उस समय। ठीक है, तो कोसल महाजनपद यहीं पर विस्तृत था और उसकी राजधानी यहीं पर थी अवध में। तो ये था पूरा अवध क्षेत्र। तो इस अवध क्षेत्र के मैदान को अवध का मैदान बोलते हैं। तो अवध का मैदान उत्तर प्रदेश के मध्य पूर्व भाग में अवस्थित है। गोमती और घाघरा का मैदान ये कहलाता है, क्योंकि इसका निर्माण गोमती और घाघरा नदी ने मिलकर के अवध के मैदान का निर्माण किया है। प्राचीन काल में ये कोसल महाजनपद का हिस्सा रहा है, तो ये कोसल कहलाता था पहले। लखनऊ, कानपुर, रायबरेली, अयोध्या जैसे जो प्रसिद्ध शहर है वो इसी क्षेत्र में अवस्थित है। ठीक है, तो लखनऊ अगर पूछा जाए कि लखनऊ कौन से मैदान में अवस्थित है, तो अवध के मैदान में। कानपुर अवध के मैदान में, रायबरेली अवध के मैदान में, अयोध्या जो कि इंपॉर्टेंट है ये भी कहाँ पर अवस्थित है? अवध के मैदान में ही अवस्थित है। ठीक है, ये भी एक अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। तो अवध के मैदान के बारे में आपको इतनी सारी चीज़ें याद रखनी है। हालांकि शहरों के बारे में पूछ लिया जाता है कभी कभी कि कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे अवस्थित है, कौन सा शहर कौन से क्षेत्र में अवस्थित है। तो इससे मतलब इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते रहे हैं। तो अवध के मैदान के बारे में आपको और ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रखनी है, क्योंकि ये उपजाऊ है तो गेहूं चावल का उत्पादन यहाँ पर भी होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था वो थोड़ा सा हम देख लेते हैं, फटाफट से रिपीट कर लेते हैं। गंगा के मैदान को हमने 3 भागों में बांटा, ऊपरी गंगा का मैदान, मध्य गंगा का मैदान और निचली गंगा का मैदान। फिर हमने स्टार्ट किया ऊपरी गंगा के मैदान से। ऊपरी गंगा का मैदान जो कि यमुना से घाघरा नदी के बीच में पाया जाता है, इसको भी आगे जाकर के 3 भागों में विभाजित किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश का जो उत्तर पश्चिम वाला जो क्षेत्र था उसको हमने रोहिलखंड
का मैदान कहा। और यहाँ पर रोहिल्ला जो मुसलमान है वो ज़्यादा पाए जाते हैं, इसलिए इसको रोहिलखंड नाम दिया गया है। यहाँ पर आप देखेंगे तो कन्नौज और रामपुर, मुरादाबाद जैसे महत्वपूर्ण शहर यहाँ पर अवस्थित हैं। ये याद रखना है। कन्नौज कौन से मैदान में है? तो रोहिलखंड के मैदान में। मुरादाबाद रोहिलखंड के मैदान में। फिर हमने पढ़ा गंगा यमुना का दोआब। गंगा यमुना का दोआब गंगा नदी और यमुना के बीच में है। अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे नगर बसाए गए हैं, जैसे मुजफ्फरनगर है, मेरठ है, अलीगढ़, आगरा, फिरोजाबाद, इटावा, कानपुर। तो ये जो महत्वपूर्ण नगर है, ये यहीं पर गंगा यमुना दोआब में अवस्थित है। फिर हमने पढ़ा चंबल के पीहड़, जो कि चंबल नदी के आसपास अवस्थित है। राज्य की बात करें तो एमपी, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ये फैले हुए हैं। ठीक है। ये अपर्दित क्षेत्र है, नदियों द्वारा इसका अपर्दन किया गया है। फिर पढ़ा हमने मध्य गंगा का मैदान। तो मध्य गंगा का मैदान आप देखेंगे कि घाघरा से लेकर के महानंदा नदी के बीच में ये अवस्थित है। और इसको भी आगे जाकर के 3 भागों में विभाजित किया गया है, अवध का मैदान, मिथिला का मैदान और मगध का मैदान। तो अवध का मैदान हम पढ़ चुके हैं। अवध का मैदान आपको ध्यान में रखना है, इसका निर्माण गोमती और घाघरा नदी ने मिलकर के किया है। यहाँ पर आप देखेंगे अयोध्या, रायबरेली, कानपुर, लखनऊ जैसे शहर यहाँ पर अवध के मैदान में अवस्थित है। ये भी एक उपजाऊ मैदान है। ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मिथिला का मैदान, मगध का मैदान से स्टार्ट करेंगे और फिर निचली गंगा का मैदान भी हम पढ़ लेंगे। इस प्रकार से हमारा जो पूरा गंगा का मैदान फिर कंप्लीट हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। ठीक है। तो मिलते हैं कल।